हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे एज यूजुअल, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन चार्ट रिवीजन का। एक इम्पॉर्टेंट आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों नवंबर 20 में अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। जिस टाइम पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना बचा है, बस 30 डेज बचे हैं बस। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स पर फोकस करें। अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो एग्ज़ाम मत दीजिए, बट प्लीज़ आप ये मत बोलिए कि नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की है। आई होप आप सभी बच्चे, जिन सभी बच्चों ने मेहनत की होगी, आप यही सोच रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम्स होने चाहिए। वो बच्चे जो बच्चे अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स काश कैंसिल हो जाएं, बच्चों मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, या तो पढ़ाई कर लो या तो आप अपने अटेम्प्ट को स्किप कर लो, पर ये मत बोलो कि नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना चाहिए। प्लीज़ बच्चों, यहाँ पर सच्ची में सभी के करियर का सवाल है, तो दिक्कत सबको हो रही है। बाकी स्ट्रीम्स के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको डर लग रहा है, तो आप अगली बार दे दीजिएगा। वैक्सीन तब तक तो शायद आ ही जाएगी, बट प्लीज़ अभी आप बाकी बच्चों को डीमोटिवेट ना करें ये बोलते हुए कि यार नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। और मेरा ये मानना है, आई एम 99.99% श्योर कि इस बार कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाले। चलिए, हम आज का टॉपिक ले रहे हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और डिविजिबल प्रॉफिट ये ग्रुप 1 अकाउंटिंग, चाहे ओल्ड सिलेबस है चाहे न्यू सिलेबस है, में ये टॉपिक रहता है। बहुत ही इजी टॉपिक रहता है। हम इसको विदिन 20 to 25 मिनट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आपको लास्ट डे रिवीजन LDR एग्जाम से एक दिन पहले में आप इस चार्ट को देख के सब कवर कर लें। ठीक है? कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जरूरी है क्या ये चार्ट रिवीजन देखने के लिए चार्ट्स का होना? तो मैं उसमें सिर्फ ये बोल सकता हूं कि अगर आप चार्ट बुक परचेज कर लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे भी इसकी कॉस्टिंग 250 रुपीज की है। मुझे नहीं लगता कि 250 कोई ज्यादा आज के जमाने में अमाउंट है जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है। टेक्निकली इसकी वैल्यू 700-800 रुपये होनी चाहिए, पर मैंने सिर्फ 250 रखी है। आजकल बहुत सारे बच्चे तो 250 ऐसे ही उड़ा देते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता। अगर आपके पास चार्ट बुक नहीं है और आपको लगता है कि कहाँ से लाएं, कैसे क्या करें, तो ठीक है, फिलहाल आप चार्ट वीडियोस देख लो बिना बुक के, जितना आपको अच्छा लगे, जितना समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड होल्ड करिए, मुझे कुछ स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है। ओके, शुरू करते हैं अपन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा आपको ये टॉपिक रिवाइज करवाऊं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसीलिए 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सबसे पहले तो समझिए, यहाँ पर एक कंपनी की बात हो रही है। कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इन सबको हमें कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, स्पेशली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 197, 198 और इसके अलावा शेड्यूल नंबर 5 अप्लीकेबल होगा। अब बात को समझने की कोशिश करें। कोई भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, यहां पर इन शॉर्ट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में सबसे पहले तो डायरेक्टर सिटिंग फीस नहीं आती। डायरेक्टर सिटिंग फीस एक अलग चीज होती है, तो याद रखिएगा, डायरेक्टर सिटिंग फीस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर रेम्यूनरेशन देने के लिए इंपॉर्टेंट आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या फिर नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में अलग अलग बताया गया है। हम पहले पढ़ेंगे हमारे पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो क्या होगा। अगर हमारे पास हमारी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो किसी भी कंपनी को अलाउ किया गया है कि वो अप टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट का 11% मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सभी डायरेक्टर्स, जिसमें सभी के सभी लोग कवर हो जाएंगे। 11% में एक डायरेक्टर नहीं आएगा, 11% पर डायरेक्टर नहीं है, इसमें कंपनी के जितने डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग एमडी, मैनेजर्स, होल टाइम डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स विल बी कवर्ड अंडर दिस 11% थ्रेशोल्ड लिमिट एज मैनेजर मिशन टू ऑल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। तो मैक्सिमम कमीशन नहीं, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 11% दी जा सकती है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो। अब हमने क्या किया, हमने इन सभी मैनेजरियल पर्सन्स को, मैनेजरियल पर्सन्स मतलब सारे डायरेक्टर्स, एमडी, मैनेजर्स को सबको मिलाकर हमने इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लिया। एक तो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, और दूसरा अदर्स। अदर्स मतलब छोटे मोटे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जिनके पास मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर का टैग नहीं है, ये मेन लोग हैं। अगर आप इनकी बात करो कि इनको कितना दे सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 11% दे सकते हैं, 11 में से इनको कितना दे सकते हैं, इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी में, इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी में सिर्फ अकेला एक ही होल टाइम डायरेक्टर है क्या, या फिर एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या, या फिर एक ही एमडी मैनेजर है क्या। अच्छा, एक होल टाइम डायरेक्टर, एक मैनेजर, एक एमडी, ये भी मिलके 3 बन जाएंगे। अगर सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है, सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है, एक ही व्यक्ति है, पूरे कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को एमडी बनाया गया है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है, या फिर मैनेजर बनाया गया है, उसके अलावा किसी और को कुछ भी इनमें कैटेगरी में नहीं है, मतलब वो सिंगल है, तो उसको, उस अकेले को आप 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है ना। मैं जिस टाइम पे लेक्चर ले रहा हूं, मेरा एक्चुअली मैं घर पे ले रहा हूं, आपको मैं बता दूं, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं जिस रूम में लेता हूं, मैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, और हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा है हमारा, मेरे बड़े भैया का लड़का है, यश चावला, ही इज़ माई नेफ्यू। सो वो वहाँ पे सामने खड़े होकर मुझे चिढ़ा रहा है, वो सामने खड़े हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। एनीवेज, सो 5% आप उसको कमीशन दे सकते हो, 5% आप उसको कमीशन दे सकते हो अगर वो सिंगल है कंपनी में। पर अगर एक से ज्यादा है, जैसे एक एमडी हो गया, एक होल टाइम डायरेक्टर हो गया और एक मैनेजर हो गया, कुल मिला के 3 लोग हो गए, या फिर ऐसे होल टाइम डायरेक्टर मान लो 2-4 हैं, एक एमडी है, एक मैनेजर है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो उन सबको मिलाकर आप मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ रेम्यूनरेशन दिखा सकते हो, दे सकते हो। तो अगर सिंगल एमडी या सिंगल डब्ल्यूटीडी या सिंगल मैनेजर है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%। ये तो था कि जो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या एमडी है। अब अदर डायरेक्टर्स का क्या करेंगे, इसके लिए आपको चेक करना है कि क्या अदर डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देने के लिए आपको पहले चेक करना है कि कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है भी कि नहीं, या मैनेजिंग डायरेक्टर है कि नहीं, या मैनेजर है कि नहीं। जनरली होता है, अगर कंपनी में मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हैं तो इन बेचारों को मैक्सिमम 1% मिल सकता है, और 1% पर डायरेक्टर नहीं है, 1% में बेचारे ये सभी लोग कवर हो जाएंगे, मतलब 1% टू ऑल अदर्स। पर अगर कंपनी में कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई भी एमडी नहीं है, कोई भी मैनेजर नहीं है, तो ऐसे केस में इनको मैक्सिमम 3% दे सकते हैं, क्योंकि अब दूसरे लोगों को तो हम दे नहीं देते, तो चलो ठीक है इनको बढ़ा देते हैं, तो इनको 3% दे सकते हैं। तो कुल मिला के अलग अलग परसेंटेज हैं, 5%, 10%, 1%, 3%, और ओवरऑल का देखा जाए तो 11%। ये हमने देखा कि कंपनी में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो। अब हमने यहां पर आएंगे, यहां पर आपके देखिए, इन केस देयर आर नो प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, दैट इज शेड्यूल 5 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब लॉसेस है, कंपनी लॉसेस में है, या फिर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है और हमें रेम्यूनरेशन तो देनी है, तो हम मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी दे सकते हैं। ऐसे केस में जो हम रेम्यूनरेशन मैक्सिमम दे सकते हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर दिया जाएगी, उसके परसेंटेज पर दिया जाएगा, उसका इफेक्टिव कैपिटल देखा जाएगा, बेस्ड ऑन दैट आपकी एक मैक्सिमम लिमिट तय होगी। याद रहे, अगर आपकी कंपनी लॉसेस में है तो वो जो अदर वाले डायरेक्टर्स है ना, गरीब लोग जो होल टाइम नहीं है, मैनेजर नहीं है, एमडी नहीं है, उनको तो मिलेगी नहीं। फिर यहां पर बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर्स की। ऐसे केस में आपकी इफेक्टिव कैपिटल चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है
सर कैपिटल नेगेटिव होती है, नेटवर्थ ही तो बात कर रहे हैं ना अपन, कैपिटल मतलब नेटवर्थ। अगर वो नेगेटिव है या फिर वो 5 करोड़ से कम है तो आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन 60 लाख रुपीस उनको दे सकते हो। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ के अंदर है तो आप उनको 84 लाख दे सकते हो। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, 250 से कम है तो आप उनको मैक्सिमम रेम्युनरेशन 120 लाख दे सकते हो। 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख। अगर 250 करोड़ और मोर मतलब 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का इफेक्टिव कैपिटल है तो ऐसे केस में 120 तो आप दोगे ही दोगे, प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। जैसे आपकी मान लीजिए इफेक्टिव कैपिटल है 300, तो 300 माइनस 250 तो ये हो गया 50। तो जो आपका एक्सेस इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.1% आप एडिशनल दे सकते हो 120 लाख के अलावा। 0.1% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250। तो ये याद रहे, ये होगा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स या इन केस ऑफ लॉसेस। इफेक्टिव कैपिटल की वर्किंग कैसे होगी? अच्छा, ये ओवरऑल जो आपका जो मैं आपको बता रहा हूं अभी ये चार्ट रिवीजन, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स 8 मार्क्स के, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अलग से आ सकता है कि इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। पेड अप कैपिटल लोगे आप इफेक्टिव के लिए, पेड अप में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लोगे। अगर आपको क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दिया हुआ है तो आप उसको नहीं लोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं लोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लोगे, सारे के सारे रिजर्व्स ले लेंगे, बट रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे क्योंकि वो रियलाइज नहीं होता। सारे के सारे लोन्स हैं, टर्म लोन्स, अगर आपने कुछ लोन्स लिए हैं तो वो भी आपका इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट बनेगा। मतलब यहां पर हम कैपिटल में ना सिर्फ इंटरनल कैपिटल ले रहे हैं बल्कि फंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड वो भी ले रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म नेचर के, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म नेचर के, जिसमें बैंक लोन डिबेंचर्स आ सकते हैं, ठीक है ना, डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट्स मेड इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब याद रखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पर वो आपको बोलेगा कि इफेक्टिव कैपिटल निकालिए अगर कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल लिखाओगे तो उसकी बैलेंस शीट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो वो माइनस होगा, पर अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का ही अगर आप इफेक्टिव कैपिटल निकाल रहे हो तो उसके बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसका ऑपरेटिंग एसेट है तो वो माइनस नहीं होगा। तो ओनली इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी इसके अलावा ऐसा ये माइनस होगा। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस होंगे। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं तो नॉट येट रिटर्न ऑफ, और इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये मैंने जो हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका इफेक्टिव कैपिटल निकल जाएगा। अच्छा, अब सर ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा वो बोलेगा कि 11% नेट प्रॉफिट का, 10%, 1%, 3%, 5% नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट के लिए आप बोलोगे कि भैया सबसे पहले तो जो जीपी होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि हमने सारे माइनस कर दिए एक्सपेंस, इवन हमने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी माइनस कर दिया है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन तो हम खुद निकाल रहे हैं ना, मैनेजर रेम्यूनरेशन तो हम निकाल रहे हैं, उसको छोड़कर आपको सारे एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं। इवन आपको सेटिंग फीस भी माइनस करनी है क्योंकि वो सेटिंग फीस आपके डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 जो निकाला गया होगा वो माइनस करना है। याद रखना शेड्यूल 2 वाला ही डेप्रिसिएशन, आपको हो सकता है वो दो अलग अलग डेप्रिसिएशन दे दे कि इनकम टैक्स वाला और शेड्यूल 2 वाला, तो आपको शेड्यूल 2 वाला माइनस करना है। आपको सारे इनकम्स को ऐड करना है, ऑल अदर इनकम्स को, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिली होगी तो वो भी ऐड करना है, कोई सब्सिडी होगी तो वो भी ऐड करना है। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके ऊपर आप रेम्यूनरेशन निकालोगे। चलिए बॉस, ये तो हो गया आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इसके बाद एक और पॉइंट आता है डिविजिबल प्रॉफिट का, सेम चैप्टर में। डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जब कंपनी के पास EAESH होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जब कंपनी अपने सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, टैक्सेस को माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जब उसके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, कितना डिविडेंड दे सकती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो ऑब्वियसली कंपनी अपने प्रॉफिट में से ही दे सकती है, या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से, अगर करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो पास्ट पुराने प्रॉफिट्स में से। तो देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं देगी। अगर कंपनी के पास कोई नोशनल गेन है, नोशनल मतलब फालतू का फेयर वैल्यू गेन आ गया, फेयर वैल्यू लॉस हो गया, वो नहीं, सच्चे प्रॉफिट में से, रीवैल्यूएशन रिजर्व में से भी डिविडेंड नहीं दे सकते। रीवैल्यूएशन रिजर्व वो जो AS 10 में आता है,
तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकती है। अब कैसे? सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि अगर कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, अगर कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना डिविडेंड देना है, पूरा प्रॉफिट दे देना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप चाहो तो पुराने प्रॉफिट्स को भी यूज कर सकते हो। पुराने प्रॉफिट्स मतलब पुराने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, व्हाटएवर। तो सेकंड प्रायोरिटी, आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर इफ करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अगर करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो तो कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सर कौन सी कंडीशन? कंडीशन अभी यहां पर आएगा, रुक जाओ। इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। इवन बच्चों माफ करना, ऊपर की जो ये भी हेडिंग है मैनेजरिकल हो गया है, तो थोड़ा सा बियर कर लेना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व एक ही बात है। तो कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकती है डिविडेंड विदाउट कंडीशन, पास्ट प्रॉफिट में से दे सकती है विथ कंडीशन। कंपनी चाहे तो करंट ईयर के पूरे प्रॉफिट में से दे सकती है और प्लस उसको अगर और देना है तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से भी दे सकती है। कैन बी यूटिलाइज इफ करंट ईयर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। कंपनी, लास्ट ऑप्शन, कुछ कंपनीज जो बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर उनको डिविडेंड बांटना है तो वो चाहे तो आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इफ गारंटीड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है तो वहां से भी डिविडेंड दे सकते हैं। अब ये जनरल कोई कंपनी के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, ये आपके काम का नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक हमने देखा कि यस, कंपनी डिविडेंड दे सकती है अपने प्रॉफिट्स में से। अगर कंपनी अपने पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देगी तो उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन? आइए, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड टू पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, डिविडेंड रेट शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ डिविडेंड रेट्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। हाँ देखो, मैंने बोला था कि करंट ईयर में अगर आप डिविडेंड देना चाहते हो तो कितना भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से देना चाहते हो तो ये बोला गया है कि आपने जो लास्ट 3 बार जो डिविडेंड दिया था उनका एवरेज से ऊपर नहीं जा सकते हो। मतलब अगर आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, लास्ट टाइम आपने 15 दिया था, उससे पहले 16 दिया था, उससे पहले 12 दिया था, तो एवरेज बनता है 14.33। आप 14.33% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते हो। अच्छा, परसेंटेज किसका? डिविडेंड इज ऑलरेडी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल एंड गिवन फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट में से देते हैं, कैलकुलेट होता है, परसेंटेज अगर होता है तो वो पेड अप कैपिटल का होता है। ठीक है, प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज। सर अगर मान लीजिए प्रीवियस 3 इयर्स में हमने किसी साल में दिया ही नहीं था तो बस 15 + 0 + 12 हो जाएगा, ऐसा। कंडीशन 2 मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए प्रीवियस 3 ईयर के एवरेज से ऊपर। कंडीशन 2, अब कंडीशन 2 ये है कि आप क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो तो पुराने प्रॉफिट्स में से पैसा विड्रॉ करोगे, वही तो डिविडेंड के रूप में दोगे ना, तो पुराने प्रॉफिट से विड्रॉ करोगे। एक तो परसेंटेज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा जो आप विड्रॉ करोगे मैक्सिमम विड्रॉवल of profit out of accumulated profits for dividend shall be up to 10%। आप मैक्सिमम 10% का प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो, 10% का प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। कितना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो? 10% का। एक सेकेंड सर, 10% किसका? 10% विल बी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स दोनों आ जाएंगे, इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स दोनों आ जाएंगे। 10% इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स और प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस इक्विटी कैपिटल। मतलब आप प्रॉफिट में से कितना विड्रॉ करोगे? हाईएस्ट 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। लास्ट, चलो विड्रॉ भी कर लिया। विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होना चाहिए, बैलेंस रिमेनिंग इन द पुराने प्रॉफिट, जो पुराने आपके प्रॉफिट्स बचे हैं, जो बैलेंस बचना चाहिए वो मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। अब ये क्यों बताई गई है कंडीशन? ये बताई गई इसलिए गई है कि
कंपनीज एक्ट नहीं चाह रहा, सरकार नहीं चाह रही कि कंपनी अपना खजाना खाली कर दे। हमने ये बोल दिया कि पुराने प्रॉफिट्स में से दे सकते हो, करंट ईयर में लॉसेस हो गए, पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे दिए, पुराने प्रॉफिट पूरे बांट दिए। अरे यार फिर कंपनी चलाई क्यों रहे हो, फिर तुम प्रोप्राइटरशिप ही कर लो यार, यही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, पब्लिक का पैसा है, ऐसा नहीं कि तुम डिविडेंड के रूप में जाने दोगे, ऐसे नहीं चल सकता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पुराने प्रॉफिट्स में से लिमिटेड ही दो, पूरा मत दो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रोका गया है, कंडीशन इस तरीके से डाली गई है कि कहीं ना कहीं रोका गया है कि परसेंटेज पुराने 3 का एवरेज के ऊपर नहीं जाए, जितना विड्रॉ करोगे वो हाईएस्ट 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बैलेंस पुराने प्रॉफिट्स का विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, विड्रॉ तो कर लिया डिविडेंड देने के लिए, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। यहां याद रखना प्लस फ्री रिजर्व है, यहां पर सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल है, ये याद रखना। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आता है, पर फ्री रिजर्व में क्या क्या नहीं आता है, सीआरआर, डीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होते। दैट्स इट। तो ये था तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला टॉपिक पूरा का पूरा मैंने आपको करवा लिया। आई होप मैंने आपको शायद 20 मिनट के अंदर ही करवाया है, 20-22 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। मैंने अभी तक एज पर माय चार्ट रिवीजन बुक, और मैं बात कर रहा हूं जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चार्ट रिवीजन बुक आगे चल के अपडेट होती रहेगी, तो जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम तक मेरी चार्ट रिवीजन बुक में ग्रुप 1 के जितने भी टॉपिक थे मैंने सबके सब करवा दिए। मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूं। अब जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा वो फर्दर लेक्चर्स ग्रुप 2 के होंगे। तो ग्रुप 2 वाले बच्चों आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि मुझे ग्रुप 2 वाले बच्चे, कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप सिर्फ ग्रुप 1 के ही लेक्चर्स डाल रहे हो, चार्ट रिविजन्स डाल रहे हो, ग्रुप 2 के क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि भाई ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप 2 भी डाल दूंगा। तो देखो अब अपना टिक लग चुका है। अब अपने पास जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, एट प्रेजेंट इन माई चार्ट बुक देयर आर 26 टॉपिक्स। तो 26 टॉपिक्स में से मैंने सारे के सारे ग्रुप 1 कवर कर दिए हैं, अब सिर्फ ग्रुप 2 के बचे हैं। तो लाइन बाय लाइन मैं आपको ग्रुप 2 की भी कवर कर लूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। एग्जाम जरूर देना है, याद रखिएगा। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।